गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 14। भारत का भौतिक स्वरूप हम पढ़ रहे थे और भारत के भौतिक स्वरूप में हम लोगों ने हिमालय के बारे में पढ़ लिया है। हिमालय के बाद आपने उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ा है और अब हम तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। तीसरा पार्ट है आपका प्रायद्वीपीय पठार। और आपके भारत के मैप में ये जो नीचे का हिस्सा है ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप और द्वीप दो चीज़ें हैं। द्वीप होता है ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा है, वो है द्वीप, ठीक है। और प्रायद्वीप क्या है? ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा है। देखो ये 1, 2 और 3 तरफ से घिरा है और चौथी तरफ ज़मीन है, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रायद्वीप। तो हम इसी पार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है इसमें क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले ये एक मेज़ की आकृति वाला है। देखिए ये ऊपर से ऐसे फ्लैट है क्योंकि ऊपर हमारा इधर गुजरात आ जाता है, फिर राजस्थान आता है ना, ऐसे करके। तो ये आपका टेबल की आकृति का होता है। पुराने रवादार माने दानेदार आग्नेय और रूपांतरित शैलों से ये बना हुआ है, ठीक है। आग्नेय क्या होता है? ज़मीन से जो लावा निकलता है, लावा निकल के जब वो ठंडा हो गया है, ठंडा होने के जब वो जम गया है वो है आग्नेय शैल है, और जब उसमें परिवर्तन आता है वो है रूपांतरित शैल है, ठीक है। यह धरती के प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। मैंने आपको बहुत पहले क्लास में एक पढ़ाया था कि पहले एक ज़मीन का टुकड़ा था और ये ज़मीन के टुकड़े के बीच में टेथिस, ये पूरा एक ही था। बाद में जब इनके नीचे भूगर्भीय प्लेटों में परिवर्तन आया, उनमें टकराव हुआ, तो ये 7 हिस्सों में बन गए, जिसे 7 महाद्वीप बने और ये टेथिस सागर ऊपर उठकर हिमालय पर्वत बना। तो हमारा ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये इसका हिस्सा है। ये जो दक्षिण वाला भाग है ये प्राचीन भूभाग का हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आपने लिखना भी है अपनी कॉपी पर। अब आगे देखिए, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक है मध्य उच्च भूमि और दूसरा है आपका दक्कन का पठार, ठीक है। नर्मदा नदी के जो ये मध्य उच्च भूमि है ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। अब आप जब ये मैप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी के उत्तर में, उत्तर ऊपर होता है, तो ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। अधिकांश भाग मालवा के पठार में फैला है। पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में ये संकीर्ण, मतलब ज़्यादा चौड़ी नहीं है। पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड, बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, जो आगे बढ़कर छोटा नागपुर का पठार कहलाता है, ठीक है। इस तरफ को इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन और दामोदर, ठीक है। अब है आपका दक्कन का पठार। पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला पहाड़ है। यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, इसको दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। ये ज्वालामुखी निक्षेप से बना है। मैंने आपको बताया है ज़मीन के अंदर से जो ज्वालामुखी निकला, जब वो बाहर निकलकर जब वो ज़मीन पे फैला, फिर वो ठंडा हुआ, उससे इसका निर्माण हो रखा है। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित त्रिभुजाकार आकृति जिसका आधार उत्तर की ओर सतपुड़ा की श्रेणी और पश्चिम की ओर पूर्वी घाट और पूर्वी सिरे तक पश्चिम घाट में स्थित है। अब यहाँ पर 2 घाटों का निर्माण है, ये और ये। पूर्व की तरफ है पूर्वी घाट और पश्चिम की तरफ है पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट जो है आपका, ये जो पूर्वी घाट है इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। ये महानदी, यहाँ पर उड़ीसा में है महानदी से दक्षिण नीलगिरी, ये सीधा यहाँ तक नीलगिरी तक है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के कटाव के कारण इसका विस्तार अनियमित। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो नदियाँ हैं, जो इधर बंगाल की खाड़ी है ना, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, तो इधर जब नदियाँ गिरती हैं, गिरने से पहले ऐसे डेल्टा बनाती हैं, त्रिभुजाकार आकृति बनाती है। मतलब यहाँ पे ये गाद इकट्ठी हो जाती है और पानी आगे चला जाता है। और जो पूर्वी घाट है, ये जो पूर्वी घाट है इसका सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी, और इसका जो महत्वपूर्ण घूमने का स्थल है जो तमिलनाडु में है वो है
उदगमंडलम, जिसे ऊटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका पश्चिमी घाट। ये आपका पश्चिम की तरफ है पश्चिमी घाट। ऊंचे हैं, सतत श्रेणी है, मतलब कटी फटी नहीं है, सतत श्रेणी है। 900 से 1600 मीटर के बीच ऊंचाई है। पश्चिमी घाट की नदियां यहाँ नर्मदा है, तापी है, और अरब सागर में गिरने से पहले एस्चुरी बनाती हैं। देखो, एस्चुरी वो होती हैं जो एकदम ऊंचाई से नीचे गिर जाती हैं, वो कोई डेल्टा नहीं बनाती हैं। शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात स्थित है। पश्चिमी घाट में जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है आपका अनाईमुड़ी। ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में, पश्चिमी घाट के बारे में पॉइंट्स और पूर्वी घाट के बारे में पॉइंट्स। अब आपसे नीचे क्वेश्चंस पूछा है, कौन सा भारतीय भूभाग ज्वालामुखी के निक्षेप से बना है, अर्थात ज्वालामुखी के कारण कौन सा बना है? अभी आपने पढ़ा दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि में बहने वाली किन्हीं दो नदियों के नाम बताइए। अभी आपने ऊपर मध्य उच्च भूमि पढ़ा है और मध्य उच्च भूमि में आपने नदियाँ पढ़ी हैं। कोई भी आप दो नदियों के आप नाम लिख देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी घाट का विस्तार पश्चिमी घाट की तरह सतत क्यों नहीं है? पूर्वी घाट का विस्तार, ये जो आपने दो घाट पढ़े हैं, तो कहता है कि पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो पश्चिमी घाट की तरफ ये सतत, एकदम सतत माने वो बीच में कटा फटा नहीं है। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट असतत है। अभी आपने इसमें पढ़ा है ना कि ये डेल्टा बनाती है, और ये जो कटा फटा है बीच में ये असतत है, जबकि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में की जो श्रेणी है वो एकदम सतत है, लगातार है, बीच में कटी फटी नहीं है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में लिखना है। क्योंकि यहाँ पर खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं, काली मिट्टी है जो कि कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सभी बच्चों ने करने हैं।